पीपल्स पार्टी ने पीका ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि हुकूमत खौफजदा होकर मीडिया पर कतगन लगाना चाहती है। ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ऐसे इकदाम कर रहे हैं। पीका कवानीन मीडिया और मुखालफीन को हरासा करने के लिए है। पार्लियामेंट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। आने वाले दिनों में ये जो इस किस्म के पीका के कवानीन बनाए जा रहे हैं, ये उनकी, मैं समझता हूँ ये उनका खौफ है और खौफ की वजह से वो कदगने लगाना चाहते हैं। मीडिया के ऊपर ड्रैकोनियन लॉज बनाना चाह रहे हैं। इस किस्म का जो पीका का कानून बनाया जा रहा है वो हैरेस करना चाह रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को और मीडिया को, सिविल सोसाइटी को और सोशल एक्टिविटीज़ को, ताकि उनको किसी किस्म का उनके बारे में कोई बात ना की जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस वक्त जब कंटेनर पे खड़े होते थे तो उस वक्त क्या मीडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा था उनके साथ? तो अगर उस वक्त जायज़ था तो आज अगर वो हक की बात करें तो उस पर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पीका और इलेक्शन एक्ट के ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। नए कवानीन बनाने का मकसद सियासी मुखालफीन और मीडिया को तनकीद से रोकना है। ये भी कहा कि ये स्याह कानून साजी से अपने गिर्द हिसार बना रहे हैं। कानून साजी की तमाम फैक्ट्रियां जल्द जमीन बोस होंगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीका ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट का और सज़ा बढ़ाने का वाहिद मकसद हुक्मरानों पर मीडिया को और सियासी मुखालफीन को तनकीद से रोकना है। और एक मकसद ये था कि ये अपने गिर्द दिफाई हिसार बना रहे हैं स्याह कानून साजी से, ताकि जब इनकी बारी आए तो कोई इन्हें पूछ ना सके। लेकिन ये बात रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए कि ये कानून साजी सारी रिवर्स होगी और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान के हुक्म पे, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाने वाले, ये ऑर्डिनेंस करवाने वाले सब ज़मीन बोस होने वाले हैं। इनके जाने का वक्त बहुत करीब है। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। पीबीए, एपीएनएस, सीपीएनई और पीएफयूजे पर मुश्तमिल मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस मीडिया की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश है, जिससे इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने की राह हमवार होगी। मीडिया की आज़ादी सल्ब करने के खिलाफ तमाम मीडिया हाउसेस पूरी ताकत के साथ इसकी मुखालफत करेंगे। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऑर्डिनेंस को हुकूमत की जानिब से जालिमाना एजेंडे को लागू करने की कोशिश करार दिया। हुकूमत मुखालिफ लाहेमल के लिए अपोजिशन की अहम क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। आसिफ अली जरदारी पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से गुफ्तगू होगी। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ओपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मामला पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात तय। मुलाकात इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर होगी। मुलाकात में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत होगी, जबकि इत्तेहादियों से राब्तों के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमा अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से हिकमत अमली को हतमी शक्ल देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साबिक सदर के एजाज में इशाया भी देंगे। हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल के लिए आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, चौधरी बरादरान और दीगर सियासी क़यादत से भी मुलाकात कर चुके हैं। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि 2018 से अपोजिशन ऐलानात कर रही है कि हुकूमत आज गई या कल कोशिश करते रहे, ये इनका हक है। वो तहरीके अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो ज़रूर लाएं। ये पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन के बस में होता और ये पीडीएम और सीडीएम और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ एम बनाए हुए हैं इन्होंने, अगर इनके बस में होता तो ये शुरू में ये कर लेते, लेकिन इनके बस में नहीं है। और ये सिर्फ एक दूसरे को सहारा देने के लिए ये बातें होती हैं कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखते रहें। 2018 से बार बार ये ऐलानात कर रहे हैं कि आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई। कोशिश करते रहें, उनका हक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं तो ज़रूर लेके आए, लेकिन उनको पहले भी नाकामी हुई थी, अब फिर नाकामी होगी।
पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून और इंसाफ मलिका बुखारी ने कहा है, कानून की बालादस्ती को यकीनी बना रहे हैं, कानून साजी करके जमहूरियत को तक़वियत दी है। कमर शोजब ने कहा, हमने लाइन खींच दी है, हम अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तोहमतबाजी की अब कानून में कोई इजाज़त नहीं। किसी भी आम शहरी या किसी मिनिस्टर के पास ये राइट होना चाहिए, ये हक होना चाहिए कि अगर उनकी तज़हीक हो, अगर उनकी किरदार कशी हो, अगर किसी फजूल किताब का हवाला बनाकर उनके ऊपर डेफेमेशन की जाए, तो वो भी पाकिस्तान के कानून को इस्तेमाल करके इदारों से अपना हक मांगे। और हमने कानून साजी कर कर पाकिस्तान के सहाफ़ी और जमहूरी निज़ाम को तक़वियत दी है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर एक खला था, हमने उस खला को पुर किया है। ने किस किस्म की तोहमतें लगाई हैं और किस किस्म की गलाजत। मैं ये समझती हूँ कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है, अब जिसका दिल करे दूसरी तरफ चला जाए, जिसका दिल करे इस तरफ आ जाए। इस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना करने देंगे बतौर लॉ मेकर्स। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पैनमा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे ममालिक का अहम तरीन मसला है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा है कि पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। अमीर ममालिक गरीब ममालिक के इस इस्तेहसाल को रोके, अब सारे मनी लॉन्डरर इत्तेहाद बना रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं, नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि मार्च में आने वाले 2 LNG कार्गो मंसूख होने की खबरें हैं, जिसका मतलब है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से गर्मियों में गैस का बहरान जारी रहेगा। ट्वीट में शेरी रहमान का मजीद कहना है कि ये वाहिद हुकूमत है जिसकी वजह से सार्फिन और सनतों को गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। सर्दियों के बाद अब गर्मियां भी गैस के बगैर गुजरेंगी। सिंध को पहले ही 15% गैस कम दी जा रही है। किल्लत पूरी करने के लिए सिंध के हिस्से की गैस फराहमी कम की जा रही है, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। इनके पैदा करदा बहरान मुल्क को अंधेरों में ले जाएंगे। इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ बाहर आने का वक्त आ चुका है। और अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सजरानी की मुलाकात हुई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान की तरक्की के पैकेज और जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की यकीन दहानी कराई है। मुलाकात में बलोचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सजरानी की मुलाकात हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान की तरक्की के पैकेज और जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में मजीद कौन से उमूर ज़ेरे गौर रहे, जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। इस मुलाकात में जो बलूचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया। इसके साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बलूचिस्तान के शुमाली और जनूबी इलाकों के लिए तरक्की के पैकेजेस अनाउंस किए गए और उन पैकेजेस के तहत जो जारी मंसूबे हैं उन पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी से उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि बलूचिस्तान की जो तामीर तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत का किरदार है वो उसको मौसर तरीके से अदा करेंगे और बलूचिस्तान की तरक्की में जहाँ जहाँ भी रुकावटें हैं, जहाँ तरक्याती मंसूबों में रुकावटें आ रही हैं, उनको भी दूर किया जाएगा और इन मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमर। बराह रास्त आपको ले चलेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये अथॉरिटी जो है पूरी हुकूमत के तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास डेड एसेट्स पड़े हैं, ये उनकी मदद करेगी, क्योंकि वो कमर्शियल कैपेबिलिटी जो है वो सरकार में आज तक नहीं थी और ये हुकूमत के अंदर हम एक नई कमर्शियल कैपेबिलिटी जो है वो लेके आए हैं। और इसके अंदर हमने CBD प्राइम जो है वो लॉन्च हो चुका है, उसके बाद लाहौर डाउनटाउन लॉन्च हो चुका है, अब CBD प्राइम पे जा रहे हैं, फिर डिजिटल सिटी पे है, फिर रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, तो कई तरह के जो ब्लॉक्स हैं लेके आ रहे हैं। और इस पूरे मंसूबे में आपको वो फीचर्स मिलेंगे जो पाकिस्तान में आज से पहले नहीं थे। यहाँ पर ब्लू रोड्स यानी कि नीली सड़कों का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जो कि हमारा क्योंकि गर्म मुल्क है उसको कंट्रोल किया जाएगा। ये कतर में और दुनिया के और कई जगह पे ये ब्लू रोड्स हैं जो कि अब आप इस मंसूबे में देखेंगे। यहाँ पर यह भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को अंडरग्राउंड रखा जाए, ताकि शहर जो होगा, ये जो प्रोजेक्ट होगा, ये पैदल चलने वालों के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए बहुत फ्रेंडली हो और लोग यहाँ पर वॉकेबिलिटी जो है वहाँ पे आसान बनाई जाए।
150 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट से हम ये शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगी। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से खत इस वजह से जल्दी की थी। इस वक्त हम ये सारे अमेंडमेंट्स असेंबली में पेश करेंगे। हुकूमत की तरफ से हमारी दरख्वास्त स्पीकर साहब को यही होगी कि एक स्पेशल सेलेक्ट कमेटी बनाई जाए जिसमें अपोजिशन के और सरकार के ट्रेजरी साइड के मेंबरान हों, और ऑलरेडी बात हुई है उस सिलसिले में, और हम उनको कहें कि ना सिर्फ ये अमेंडमेंट्स बट वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जो भी अमेंडमेंट्स डालना चाहती हैं वो उस कमेटी के सामने लाएं। उसमें हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या बल्कि इंश्योर करेंगे कि असेंबली के अंदर सब जमातें जो भी मौजूद हैं उन सब को नुमाइंदगी हो, ताकि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें उस कमेटी में, और फिर वो कमेटी की मर्ज़ी होगी और कमेटी जो भी फैसला करेगी उसके बाद असेंबली की मर्ज़ी होगी कि किस अमेंडमेंट को उन्होंने मंजूर करना है, जिसको नहीं करना है। जो मैं बात करता हूँ ना, एक मिनट, स्ट्रीट क्राइम पे जो मैं बात करता हूँ जिसमें बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी, वो अक्सरियत ही करेगी ना जो भी मंजूर या नामंजूर। असेंबली की अक्सरियत चाहे जिस तरफ वोट करेगी वही मेरा फैसला हो नहीं सकता अकेले का, ये असेंबली का फैसला और असेंबली की अक्सरियत वो फैसला करेगी। लेकिन हर एक को अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका मिलेगा उस कमेटी के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी, और ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। और अगर आपने असेंबली उस प्रॉपर माहौल में चलानी है जिसमें आप अपने सिफारिशात पेश करें और डिस्कशन हो और उस पर असेंबली फैसला करे, हम उसके लिए हर वक्त हर तरीके से तैयार हैं। स्ट्रीट क्राइम की आपने बात की, बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। मैंने कुछ अर्सा पहले आईजी साहब के साथ मशावरत से कुछ चेंजेस भी लाए थे हम, कोई हफ्ता 10 दिन हुए उन चेंजेस को, और लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे पिछले दिनों में, और मुझे बड़ा अफसोस है जो समा के प्रोड्यूसर की डेथ हो गई थी मतीन साहब की, उससे बहुत ज़्यादा अफसोस है उसका। और भी वाक़यात हुए। आज मेरा अभी इस इवेंट के बाद 4 बजे एक इजलास है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और उसमें बिल्कुल कुछ फ़ैसले लिए जाएंगे। मैं भी आपको नहीं बता सकता, इंशाल्लाह ताला वो आपको बता दिए जाएंगे जो फ़ैसले लिए जाएंगे, ताकि जो भी इसके रीज़न्स हों। मैंने कल जब या परसों गया था निसार खोड़ो साहब का फॉर्म सबमिट करने और बाकी हमारे 2 मेंबर्स का, उधर भी मुझसे ये सवाल हुआ था और मैंने यही जवाब दिया था कि एक वजह, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इस पे बरीओ ज़मा नहीं अपने आप को या हुकूमत को कह रहा, ज़िम्मेदारी हुकूमत की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने शहरियों को एक सेफ़ जो है इन्वायरमेंट देना। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और पूरे पाकिस्तान में। कराची में मैं कहता हूँ हाईलाइट भी ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा हो भी रहा है तो कराची है भी, ये लोग तो कहते हैं 1 करोड़ 60 लाख, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा की आबादी का शहर है। सही है। और इस शहर के अंदर आपको दुनिया भर की और कोई और शहर, पाकिस्तान तो क्या मेरा ख्याल है दुनिया का भी ये बोस्ट नहीं कर सकता कि हर मुल्क के शहरी यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है उसका भी हमें भुगतना पड़ता है, बलूचिस्तान में जो मसला हो रहा है वो भी सिंध को भुगतना पड़ता है। ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से यस, लेकिन हम पहले भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हमने किया है। इस शहर को जब 6ठा सबसे 6 मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, तब भी हमने उस पर स्टेप्स लिए, और अब वो 125 है 130 हो गया था। अभी जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी, और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है तो उनको सजा दी जाएगी। एक एपेक्स कमेटी हुआ करता था, वो कमेटी कहाँ है, उसको मरहूम कहें एपेक्स कमेटी को। ऐसे हालात होते थे, एपेक्स कमेटी का बाकायदा इजलास बुलाया जाता था और सरकूबी के लिए बाकायदा इक़दाम उठाए जाते थे। आप याद रहे कि गुज़श्ता दिनों इज्तिमाई स्ट्रीट क्राइम का एक वाक़या पेश है, 100 लोगों को एक साथ जो है ना वो उनको लूटा गया है, तो इसमें ये थी। अच्छा, अब मैं सबसे पहले एपेक्स कमेटी तो पूरे मुल्क में बनी थी ना, बनी क्यों थी? नेशनल एक्शन। अब आप लोग सवाल तो कर देते हो, मैं बहुत माजरत के साथ बैकग्राउंड देखते नहीं हो। बनी क्यों थी एपेक्स कमेटी? नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 20 नुकाती, उसके तहत उन्होंने कहा कि सूबे एपेक्स कमेटी बनाए। सिंध सूबे ने 26 मीटिंग्स एपेक्स कमेटी की, किसी और सूबे ने नहीं की। तो आप उसको मरहूम कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन अगर हम मरहूम हैं तो उनके
इधर मरूम हो गए तो उनका बरसियाँ हो चुकी है कहीं। एक सेकंड, मैं खत्म, बरसियाँ कहीं गुजर चुकी हैं उनकी, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूँगा। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुकूमत ने अपना पूरा व्यू चेंज कर दिया, उसको 20 से घटा के 14 किया, सूबों को बिल्कुल निकाल दिया तकरीबन। ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो एपेक्स कमेटी का निज़ाम ही थोड़ा वीक हो गया। उसके बावजूद पिछली एपेक्स कमेटी हुए, उसके 3-4 महीने हुए, और हम जल्द करेंगे इन चीज़ों के लिए भी। और इवन अदरवाइज एपेक्स कमेटी बनी थी नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के लिए। उन 20 नुकात में स्ट्रीट क्राइम कहीं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज़ें भी डिस्कस करते थे इन चीज़ों में। और एक और भी आपकी सवाल था, नहीं यही था। मेरा सवाल एक इधर से इसके बाद कर लें। एक सर्वे आया तो उसमें उस्मान बुज़दार पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे दूसरे, चौथे नंबर पे आप थे। तो सर्वे में आपकी पोजीशन बड़ी खराब आई, आप इतने एक्टिव हैं, तो क्या काम आपके लोगों को नजर नहीं आ रहे? सब सर्वे में भी धांधली हो रही है आपके साथ? मैंने कोई धांधली नहीं हो रही। मैं आपको बताऊँ, मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊँ, कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊँ, ढीला हो जाऊँ। ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया है, मुझे पहले पे पहुँचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता रहूँगा, तो वो नंबर को छोड़े। जी कामरान, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सबके सामने। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी फोर्स बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जैसे माजी में ईगल स्क्वाड था या लाहौर में डॉल्फिन फोर्स है, कराची में कोई ऐसी फोर्स नहीं है, सिवाय थानों की पुलिस पर ही इंहिसार किया जाता है? तो क्या कोई ऐसी मैंने एक पुलिस से कहा है कि अपने तजावीज़ लेके आएँ, और जो भी इस करंट सूरत हाल में हैं उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें, और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले में। पीटीआई भी ऐलान कयो आहे जेको 26 तारीख़ खां कराची तरफ़ ईंदो। अहिड़े मौक़े ते जन पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद वञे पई वफ़ाक़ी सरकार ख़िलाफ़, ऐं वफ़ाक़ी सरकार कालाबाग डैम जो जेको आहे वरी राग ॻाल्हाए पई पई। इन लॉन्ग मार्च खे तव्हां कीअं था ॾिसो? सबसे पहले तो हमारा लॉन्ग मार्च बहुत पहले से अनाउंस हमने कर दिया था। चेयरमैन साहब ने 2 महीने पहले बताया था कि मैं जाऊँगा लॉन्ग मार्च पे इंशाल्लाह ताला। और मैंने इस लॉन्ग मार्च की वजूहत जो है ऑब्जेक्टिव्स वो भी कई बार बताएं। ये कहना कि मुझसे सामने सवाल ये होता है कि हुकूमत गिर जाएगी आपके लॉन्ग मार्च से। इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए हम जो लोगों के मसले हैं, जिसमें मैंने हमारे अपने सिंध सूबे के लोगों के मसले हैं वो भी बताएं, जिनमें आपने एक जिक्र किया कि कालाबाग डैम को दोबारा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे अभी पता पक्का नहीं है, मैंने टीवी पे एक टिकर ज़रूर सुना था एक शख्स का, जिसका नहीं भाई, एक सिंध के शख्स का मैंने एक देखा था कि कहा गया था कि कंसेंसस पैदा करेंगे। पहले भी किया था मुशर्रफ के दौर। ये कंसेंसस पैदा नहीं होगा भाई। 3 असेंबलियाँ इसके खिलाफ वोट दे, हमारी असेंबली 3 बार एटलीस्ट कर चुकी है इसके खिलाफ रेजोल्यूशन। मैं ख़त्म कर लूँ ये सवाल है। इसके अलावा हमारे जो और इश्यूज़ हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरी फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके जवाब का। आज मेरी उनसे दोबारा हमारी कॉल्स मिस हुई हैं 1-2 कि जो 32 अरब रुपए काटे हैं उसका क्या जवाब देते हैं वो। हमारे अफसरों के साथ नहीं, सिंध में गवर्नेंस के ख़िलाफ़ जो तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं, आपके गैस के जो मसाइल हैं, इम्तियाज़ शेख साहब खड़े हैं साथ, जो आर्टिकल 158 है उसमें ऑनरेबल जज ने सिंध हाई कोर्ट में